Hello guys, this is Alok Sharma. Welcome to Notice Board channel. This is the second video of current affairs series, only dedicated to current affairs of day to day. And in this video, I am going to discuss some important current affairs of today. So let's move towards our first question. That is, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई को कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बीमार हो गए? देन इसका आंसर है स्टायरीन गैस की वजह से। वहाँ पे जो है एक एलजी का वो प्लांट था, केमिकल प्लांट था, उसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ और वहाँ पे सैकड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है अभी तक। और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की घटना है। ये जो है कंपनी जो है वो एलजी पॉलीमर की है और इससे पहले जो है ये जो है 1961 में यह प्लांट बना था और उस वक्त इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर और हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से इसको बनाया गया था। लेकिन 1997 में 1997 में साउथ कोरिया की कंपनी जो कि एलजी है उसने उसका अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद इसने जो है अपने पास इस कंपनी को हिंदुस्तान पॉलीमर को ले लिया और तब से यह जो है एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही थी। तो इसका जो है स्टायरीन गैस जो है इसके रिसाव के कारण यहाँ पे हुआ है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की घटना है ये। तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के वहाँ के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है। तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और इसके जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन है और इसकी राजधानी जो है वो अमरावती है। कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की जो है राजधानी बना दी गई है और अभी जो आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है, राजधानी है, वो अमरावती है। इससे पहले भी एक गैस ट्रेजिडी हुआ था जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजिडी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस था वो लीक हुआ था, उसमें भी हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए थे। तो ये जो घटना है, जो विशाखापट्टनम की घटना है, ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले जो है भोपाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बैंकों को पूर्ण रूप से सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत लाने के लिए एक जजमेंट पास किया है? तो इसका सही जवाब है कोऑपरेटिव बैंकों को। कोऑपरेटिव बैंकों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी एक बैंकिंग चैनल में ही आते हैं और बैंकिंग मीनिंग के साथ ही काम करते हैं, तो इनको भी जो है सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाया जाए। और ये जजमेंट जो है वो 5 जज के बेंचों ने जो है वो पास किया है और ये बेंच जो है, जजों का बेंच जो है वो हेड किया था जस्टिस अरुण मिश्रा ने। मैं आपको थोड़ा सा सरफेसी एक्ट के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये बैंक के रिलेटेड जो है टर्म है और बैंक की एग्ज़ाम में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है। चाहे पीओ हो, क्लर्क हो, किसी के पेपर में भी ये बैंकिंग क्वेश्चन से रिलेटेड ये आ सकता है और आता भी है। और क्योंकि मैंने विगत वर्षों का जो है वो देखा था, पास्ट ईयर पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन था कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, ये उसमें पूछा था कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो सरफेसी एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरफेसी एक्ट 2002 में बनाया गया था और ये जो है बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि जो भी लोन लेते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कराते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, तो ये बैंकों को अलाउ करती हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है, जो मॉर्टगेज किया हुआ प्रॉपर्टी है लोन में, वो उनको बेचकर बैंक जो है अपना पैसा रिकवर कर सकती हैं। अगर वहाँ पे जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो अगर लोन का पैसा देने में फेल होता है, ईएमआई भरने में फेल होता है, और तो उसका जो है पैसा जो है वो
बेचकर रिकवर कर लिया। तो एक अवधि होता है इसके लिए, एक बैंकों के द्वारा जो है अवधि निर्धारित किया जाता है, एक टाइम पीरियड जो है तय किया जाता है, उसके बाद ही इस प्रोसेस को जो है पूरा किया जाता है। और जब आप कभी कोई भी जो है गए होंगे लोन लेने के लिए, तो आपने देखा होगा कि सरफेसी जो है, सरफेसी एक्ट का फॉर्म जो है वो बैंक वाले भरवाते हैं। इसीलिए भरवाते हैं ताकि वो अपने आप को सुनिश्चित करते हैं कि अगर आप जो है डिफ़ॉल्टर होते हैं, लोन का पैसा नहीं दे पाते हैं बैंक को, तो उस केस में बैंक को पूरा अधिकार है और वो तत्पर है कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर, जो आपने लोन के लिए मॉर्टगेज किया है, उसको जो बेचकर अपना पैसा बैंक जो है वो रिकवर कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कोऑपरेटिव बैंकों के लिए, भारत के कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। इससे उनका एनपीए जो है वो कम हो सकता है। और एनपीए तो आपको पता है कि भारत में भी एक विशेष मुद्दा है, बैंकों की हालत जो है अभी जर्जर हो गई है एनपीए की वजह से, बहुत एनपीए बढ़ चुका है। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड रेड क्रॉस जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है संचालित किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में है, इनके ऑफिसेस, इनके ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। और ये जो हैं एक तरह से काम करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिसास्टर, वॉर्स एंड डिजीज़ एपिडेमिक। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का आपका चल रहा है, कोविड-19 का, WHO ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो ये वहाँ पे जैसे कि फूड की शॉर्टेज जहाँ पे होती है, वहाँ पे फूड की शॉर्टेज प्रोवाइड कराते हैं, फूड्स प्रोवाइड कराते हैं, या अनेक ज़रूरी सामान जो है वहाँ पे ये मुहैया कराते हैं। और 8 मई को जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है हेनरी डुनांत का। नोबल पीस प्राइज़ विनर हैं हेनरी डुनांत, और ये जो हैं फाउंडर भी हैं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी के, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। और ये फाउंड किया गया था, ये बनाया गया था 9 फरवरी 1863 को, 9 फेब 1863 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो गाइज़ देखिए, एक एक टॉपिक को इतना एलेबोरेट करके बताने का मकसद यही है कि हो सकता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे जो हमने लिखा है वो ही ना आए एग्ज़ाम में, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दे कि सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म बताइए, या आपसे पूछ दे कि वर्ल्ड जो क्रॉस डे है वो कब फाउंड किया गया था, या इसके फाउंडर कौन थे, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप अगर आपको पता होगा तो आप इजीली बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का पूरा एक समावेश मतलब तैयार करना, एक ब्रीफ तैयार करना, शॉर्ट ब्रीफ तैयार करना बहुत नेसेसरी हो जाता है कि ईच एंड एवरी टॉपिक को एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। यही नहीं कि क्वेश्चन आंसर बस उसको रटा दिए और वो रट लिया और ये हो गया, तो उससे क्या होगा कि आप रट तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़, ये कैसे काम करती है, क्या है इसके पीछे। तो इसीलिए जो है इससे रिलेटेड फैक्ट भी हम इसमें जो है वो इंक्लूड करते हैं और एक ब्रीफ तैयार करते हैं, एक समावेश तैयार करते हैं, जिससे हर एक कैंडिडेट को इसकी नॉलेज हो जाए, इसके बारे में, इसके के क्या वर्किंग होते हैं, क्या इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे इसका फाउंडर कौन है, क्या क्या है। तो ये हमारा मेन मकसद होता है। चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य ने शराब की बिक्री के लिए ई टोकन जारी किया है। तो इसका सही जवाब है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसको जारी किया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है और ओवर क्राउडिंग से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि अभी आपको पता होगा 3-4 दिन पहले जो है शराब की दुकानें जो हैं खोली थी और इतनी भीड़ वहाँ पे बढ़ गई, लोगों ने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए चले गए। उनको बस एक ही चीज़ मतलब पता थी कि हाँ किसी तरह हमको शराब लेनी है। और कहीं कहीं पे तो हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ गई।
तो ये बहुत ही ख़राब बात था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो ई टोकन जारी करना शुरू कर दिया है। इस ई टोकन को लेने के लिए आप नाम फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आपका जो है ई टोकन भेज दिया जाएगा। उसके तहत जो है आप जाकर शराब की दुकान से शराब ले सकते हैं। आज एक चीज़ और है कि आखिर गवर्नमेंट्स को शराब की दुकानें खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इस ऐसे टाइम में, जबकि हर चीज़ बंद है और हर एक चीज़ में जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। वैसे में शराब की दुकानों को खोलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अभी गवर्नमेंट को, जैसे राज्य सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनको रेवेन्यू कहीं से जनरेट हो नहीं रही है। ना तो टैक्सेस मिल रहे हैं, ना कोई ड्यूटीज़ मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है लॉकडाउन की स्थिति में है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा बंद है। सारे जो हैं वो सेल्स बंद हैं सारे, तो उनको अभी कहीं से रेवेन्यू मिल नहीं रहा है राज्य सरकार को। और जो शराब होता है ये जो है राज्य सरकार के राजकोष पे 30 से 40% का योगदान देता है। इसकी बिक्री से 30 से 40% जो है वो टैक्सेस केवल शराब ही कवर करता है। तो इस वजह से जो है राज्य सरकारों ने इसको प्रायोरिटी देते हुए इसका परमिशन दिया कि इसको खोला जाए और इसको खोल कर जो है शराब की बिक्री की जाए, ताकि जो है कुछ इससे रेवेन्यू जनरेट हो सके। चलते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि 8 मई 2020 को कैलाश मानसरोवर लिंक रोड की उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन हुआ है कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का, और इसका उद्घाटन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है यह उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कैलाश मानसरोवर लिंक रोड जो है यह लिंक कनेक्ट करेगा धारचूला को लीपू लेक से, जो कि चाइना के बॉर्डर के पास है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये कनेक्ट करेगा धारचूला को लीपू लेक से, जो कि चाइना बॉर्डर के पास है। और यह जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट भी कहा जाता है। ये आप देखेंगे उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में जो है ये आपको पड़ता है। तो ये जो है वहाँ पे बनाया गया है इस रोड को, और ये इस रोड को बनाया है BRO ने। BRO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो हमारे सीमा से जो निकटतीय क्षेत्र हैं, जो सीमा के निकटतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट करने का, रोड बनाने का जो है काम करती है BRO। ये मतलब यूजुअली इसका काम यही होता है कि बॉर्डर इलाके में रोड कंस्ट्रक्ट किया जाए। बट वॉर टाइम जब होता है तो वॉर टाइम में जो है ये वॉर जोन में जाकर वहाँ पे जैसे जो डैमेज हुए होते हैं रोड्स और ब्रिज जो है डैमेज हुए होते हैं उनको ठीक करना, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इसका काम होता है, ताकि वहाँ पे सभी गाड़ियाँ, टैंक या जो भी वो हैं वो आसानी से जा सके वॉर जोन में। तो ये इसका था। BRO से आप कुछ फैक्ट इसके जान लीजिए कि BRO वो है क्या है। BRO आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और कल 7 मई को ही इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की ओर, और 6ठा क्वेश्चन है हमारा कि कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत जो है स्पेशल फ़्लाइट से जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। और ये जो ऑपरेशन जो है, ये मिशन जो है वो चलाया जाएगा 7 से 13 मई के बीच तक। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन and subscribe to Notice Board channel and press the notification bell so that you can receive notification of current affairs video next time. Thank you for watching the video. Have a
गुड डे।